नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाने, युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य सरकार वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में इसको मंजूरी जो है वो की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025 से 26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित करने पर आभार व्यक्त किया है। राठौर ने कहा कि रेल बजट में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ आधुनिकीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र के साथ राज्य सरकार प्रदेश की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में रेल बजट में राजस्थान को आवंटित राशि में इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। 2009 से 2014 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तुलना में राजस्थान को 14.5 गुना बजट आवंटित किया गया है और इसी के साथ मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की नीति के आधार पर रेलवे में कार्य किए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2.86 करोड़ घरों को बिजली से रोशन किया गया है और इसके साथ ही दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से देश भर में 18,374 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। ये जानकारी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर की ओर से राज्यसभा में पूछे गए आंतरिक प्रश्न के जवाब में दी गई है। राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार देश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही हर घर को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। इसके चलते साल 2024 में देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में औसतन बिजली सप्लाई भी 21.9 से 23.4 घंटे रही है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 में जब उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली थी तो देश में कुल बिजली उत्पादन 230 गीगावाट थी और जो अब बढ़कर 462 गीगावाट हो गई है, जिससे देश बिजली की कभी भी यानी कि कमी से मुक्त होकर पर्याप्त उपलब्धता की ओर से अग्रसर हो रहा है। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और राज्य में शिक्षा के संरचनात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी कि MSRA के बिंदुओं सहित शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति और आवश्यक सुधार के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण यानी कि उसको बेहतर किस तरीके से बनाया जाए और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अब तक 12 जिलों का स्थानीय शब्दकोश तैयार किया जा चुका है। अन्य जिलों का शब्दकोश भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा और उन्होंने RSCERT में योग शिक्षाविदों की सहायता लेकर गुणवत्तापूर्ण कार्य और विद्यार्थी हितों से जुड़े कार्यों को चरणबद्ध रूप से संपादित करने की प्रतिबद्धता दिखाई। साथ ही शिक्षाविदों की ओर से साझा किए गए सुझाव पर विचार विमर्श करने और अमल में लाने का आश्वासन भी दिया है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का टोंक पहुंचने पर जमकर स्वागत हुआ है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने मंत्री को माला और साफा पहनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डोटासरा को भद्दी टिप्पणियां करने की आदत हो गई है। उनको नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के दूसरे नेता नहीं पच रहे हैं। साथ ही भगवान से डोटासरा को सद्बुद्धि देने की कामना की। मंत्री बेढम ने सभी कांग्रेस नेताओं को कुंभ में जाकर स्नान करने की भी नसीहत दे दी। सबसे पहले तो मैं आज भगवान श्री देवनारायण जी जयंती की सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका 1113वां अवतरण दिवस है और राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व भर में जहां देव भक्त हैं, आज उनके अवतरण दिवस को, उनके जन्म दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। भगवान देवनारायण जी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी में जन्म लिया। उनका प्रकाट्य हुआ और प्रकाट हुआ तब से लेकर आज तक, वो जब जीवित रहे तब और उसके बाद भी उनके अनुयायी, उनके भक्त उनके उस समय पर दिए गए वक्तव्य, किए गए कार्यों का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करते हैं। विश्व भर के लोग इतनी भारी संख्या में कहीं इकट्ठे हों और वहां किसी कारणवश कोई भगदड़ मचे और उसमें श्रद्धालुओं की जान चली जाए, उनको तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना थी, लेकिन इतने बड़े जन सैलाब के बाद उसको व्यवस्थित तरीके से संभाल लिया जाए, ये मैं वहां की सरकार को साधुवाद और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। विपक्ष तो खूब कुंभ नहा करके आए और फिर कोई विचार व्यक्त करे तो उनका सुनेंगे क्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। तो वहीं आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति के संगठन का विस्तार हुआ। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा अध्यक्ष जितेंद्र वाल्मीकि ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। साथ ही गढ़ी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की। इसी के साथ आरक्षण में उपवर्गीकरण के कानून को जल्द ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो गढ़ी विधानसभा में ये आयोजन किया गया, जहां पर कार्यकर्ता जो है यहां पर मौजूद रहे और जितेंद्र वाल्मीकि ने इस कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। और आपको बताते चले कि यहां पर तमाम जो अन्य कार्यकर्ता थे वो भी इस दौरान मौजूद थे और जितेंद्र वाल्मीकि की अध्यक्षता में ये आयोजन जो है वो किया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम बिंदुओं पर यहां पर मांग जो है अपनी यहां पर राय जो है रखी गई। कई वर्षों पूर्व आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए लिखी गई प्राचीन पांडुलिपियों को आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा में शोध के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय जयपुर का आयुर्वेद पांडुलिपि विभाग पूरे देश से मिलने वाली प्राचीन पांडुलिपियों और ग्रंथों का संरक्षण कर रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा में शिक्षा और शोध के लिए पांडुलिपि विभाग के दल को जैन ग्रंथालय जयपुर से 4 दुर्लभ आयुर्वेद संबंधित पांडुलिपियों की छाया और प्रतियां
लोकहितार्थ संरक्षण के लिए दी गई है। प्रोफेसर असित कुमार पांजा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूज्य राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर की प्रेरणा से संस्थापित और पूज्य श्री प्रमथ सागर जी महाराज और पूज्य मुनि श्री समतत्व सागर जी की महाराज के विशेष सहयोग से संचालित जयपुर स्थित जैन ग्रंथालय में 600 से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है। श्याम विहार विकास समिति गिरिराज विहार कॉलोनी लालरपुरा 200 फीट बाईपास पर अवैध मोबाइल टावर लगाया गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो नहीं ली गई। यह अवैध टावर नगर निगम, ग्रेटर जयपुर विकास प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन से मिली भगत कर लगाने का प्रयास जो है किया गया, जिसका सभी कॉलोनी वासियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी स्थानीय मोहल्ला वासियों ने जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि टावर लगने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। टावर से निकलने वाली किरणें बच्चों के लिए हानिकारक है। इस विरोध प्रदर्शन में विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमावत, बाबू चोपड़ा, नटवर पारिक आदि मौजूद रहे। देखिए, ये पूरी खबर जयपुर से है, जहां पर एक टावर लगाने को लेकर यहां पर लोगों के द्वारा, जो कॉलोनी वासी हैं, उनके द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की रही और विरोध के द्वारा यहां पर यह भी बोला गया कि ये जो टावर लगेगा, इससे जो बच्चे हैं, जो टावर की किरणें जो निकलेंगी, उससे बच्चे के स्वास्थ्य को यहां पर नुकसान पहुंचेगा, जिसको लेकर यहां पर कॉलोनी वासी जो है जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं सूर्य सप्तमी को लेकर मथुसर गेट के पास स्थित सूर्य मंदिर में विशेष यज्ञ पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। भगवान सूर्य की 3.25 फीट की अष्ट धातु की अप्रतिम प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और यज्ञशाला में शास्त्रोक्त विधि से हवन हो रहा है। मंदिर में भगवान सूर्य की एक और प्राचीन प्रतिमा भी है, जिसमें भगवान सूर्य एक पहिए के रथ पर आसीन है। मंदिर के संस्थापक और संचालन मदन गोपाल सेवक ने बताया कि 31 फीट के गुंबद वाला ये विशाल सूर्य मंदिर राजस्थान में अनूठा है। सूर्य की प्रतिमा की नित्य सेवा पूजा होती है। 8 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जिस परिसर में यज्ञशाला और शिव मंदिर भी है। जल्द ही यहाँ एक सत्संग भवन भी विधायक कोटे से निर्मित होगा। आम रास्ते में पाइपलाइन बिछाने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद महिला की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने वाले आरोपी रामप्रसाद उर्फ गोलू को जिला और सेशन न्यायालय टोंक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 11,400 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक राजकिशोर गुर्जर ने बताया कि टोंक के घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आरोपी रामप्रसाद और मृतिका प्रेम देवी के बीच आम रास्ते में पाइपलाइन बिछाने की बात को लेकर विवाद हो गया था और मृतिका ने आरोपी को पाइप बिछाने से रोक दिया। इस बात को लेकर आरोपी प्रेम देवी से नाराज हो गया और आरोपी ने मृतिका प्रेम देवी को ट्रैक्टर से भी कुचल दिया। उसे ट्रैक्टर से दूर तक घसीटता रहा, जिसके चलते प्रेम देवी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया है और जहां लोक अभियोजक राजकिशोर गुर्जर ने आरोपी के खिलाफ 23 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए गए हैं। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रामप्रसाद उर्फ गोलू को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो वहीं बीकानेर में सर्किट हाउस के पास एक ट्रक पलटने की घटना सामने आई है। ट्रक म्यूजियम चौराहे की ओर से पब्लिक पार्क की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो सर्किट हाउस के पास पहुंचा तो अचानक ब्रेक लगने के कारण ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक में भरे सैकड़ों कट्टे सड़क पर बिखर गए, जिससे मार्ग बाधित हो गया। दुर्घटना में ट्रक के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात सही करवाया।
बांसवाड़ा में जमीन पर कब्जे को लेकर उत्पात मचाने के आरोप में राज तालाब पुलिस ने 9 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि राज तालाब क्षेत्र में कुछ लोग एक विधवा महिला से जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए उत्पात मचा रहे हैं। इस पर टीम मौके पर गई और मौके पर उत्पात मचाने वालों ने हुसैनी चौक निवासी शोएब उर्फ विक्की, जुबैर खान, अकबर उर्फ कालू खान, गोरख इमली निवासी, वसीम इंदिरा कॉलोनी निवासी तौफिक खान, सोराब गुजरात के मोडोसा निवासी साहिल मुल्तानी और सलाउद्दीन मुल्तानी और इंदिरा कॉलोनी निवासी हनीफ मुल्तानी को गिरफ्तार किया गया। जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद किया जा रहा था वहां पर मौके पर एक विधवा महिला काबिज है। कल दोपहर में एक शोएब मुल्तानी करके लड़का, सोराब मुल्तानी, उसका कोई प्लॉट था। उस प्लॉट पे किसी महिला का कब्जा है। वो महिला 30-40 साल से वहां रह रही है। तो उस प्लॉट का जो विवाद उसने एक शोएब करके सदर है यहाँ के अंजुमन इस्लामिया का, उसको विवादित जमीन को उसने औने पौने दामों में बेच दिया। और कल सदर शोएब लाला और उसके 7-8 जो गुर्गे थे प्लस ये जो बेचने वाले लोग थे, ये सब लोग वहां पहुंचे और उस महिला से बदतमीजी करने की कोशिश करी। इस पे थाने पे सूचना मिली। उस पे सारे लोगों को लाके उसमें प्रकरण दर्ज किया महिला की तरफ से, और सदर और उनके साथ में आए हुए खरीदने वाले बेचने वाले सभी लोग थे, उनको 9 आदमियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सीआईए रोहतक टीम की मदद से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से गुजरात तस्करी करने के मामले में 10 सालों से फरार चल रहे आरोपी ट्रक मालिक राजकुमार को उसके गांव से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की, यानी कि गिरफ्तार करने में हासिल की है। यहां पर बांसवाड़ा जिले से 20,000 रुपए इनामी उक्त आरोपी को जिले की कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इसकी पूरी जानकारी पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने दी है। फिलहाल आरोपी से पुलिस लगातार यहां पर पूछताछ कर रही है और जांच में भी जुटी है। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा और आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अनुपमा जोरावल ने सोमवार को परिचय बैठक में शिक्षा विभाग की संरचना, राज्य की शिक्षा व्यवस्था और समग्र शिक्षा की योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप रणनीतिक कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया है। और बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों का निष्पादन प्राथमिकता निर्धारित कर किया जाए और जिससे योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता और समावेशिता को प्रोत्साहित किया जा सके। प्रदेश के डूंगरपुर जिले में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने पर सुरक्षित प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईसीएमआर नई दिल्ली की ओर से सुनियोजित संकल्प प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। एनएचएम राजस्थान की तरफ से संचालित इस विशेष प्रोजेक्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर एजेंसी के सहयोग से संकल्प प्रोजेक्ट के तहत डूंगरपुर जिले में शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में रिसर्च आधारित तथ्यों को स्वास्थ्य गतिविधियों और बेहतर सुनियोजित तरीके से संचालित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित संकल्प प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कार्यशाला में ये बात कही। टोंक के सरकारी चिकित्सक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर है। अखिल राजस्थान सेवारत और चिकित्सक संघ की ओर से यह हड़ताल रखी गई थी। इमरजेंसी को छोड़कर चिकित्सकों ने 2 घंटे तक किसी भी मरीज को नहीं देखा, जिसके चलते मरीज परेशान होते दिखाई दिए। इसका
खासा असर टोंक के सरकारी अस्पताल यानी सआदत अस्पताल में देखने को मिला, जहां जिले भर से आए मरीज बिना चिकित्सकों के इधर उधर भटकते हुए दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर चिकित्सक संघ के अध्यक्ष रविंद्र खाची ने बताया कि हड़ताल बाड़मेर में एसडीएम की ओर से चिकित्सक के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में देखी गई है, यानी कि रखी गई थी और ड्यूटी के दौरान एसडीएम ने चिकित्सक को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे धमकाया, जिसके चलते प्रदेश भर के चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। साथी सीएससी सेडवा पे जो कार्यरत थे उनको एसडीएम द्वारा अपमानित किया गया, राज कार्य में बाधा पहुंचाई और उनको तू तड़ाके से बात की गई, उनका अपमान किया गया। उसके विरोध में आज हम प्रदेश व्यापी 2 घंटे का पेन डाउन हड़ताल पे हैं। इमरजेंसी सेवाएं हमारी चालू रहेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि उक्त अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कठोर कार्रवाई करें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने जल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित अधीक्षण अभियंता को संबोधित किया। इस दौरान सावंत ने कहा कि बजट घोषणा 2024 से 25 के तहत प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में 951 नलकूप और 1598 हैंडपंपों की स्वीकृतियां जारी की गई, जिनका निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन शहरों और कस्बों में 96 और 72 घंटे के अंतराल में ये पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसके अंतराल को कम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्यशील आरओ सोलर चलित नलकूप जिन पर डिक्लोराइड यूनिट डीएफयू लगी हुई है, उन सोलर नलकूप का सर्वे कर 25 फरवरी से पूर्व चालू करने का कार्य जो है वो पूरा कर लिया जाए। तो यहाँ पर अधीक्षण अभियंताओं को यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया और साथ ही साथ नलकूप से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर निर्देश दिया है। मार्च 2025 तक का ये जो निर्माण कार्य जो है उसे पूरा करने के भी यहाँ पर इन्होंने निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस नीति के तहत उत्तराखंड स्तर पर विभिन्न फ्लैगशिप विभागीय योजनाओं की समीक्षा और आमजन को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत उपखंड अधिकारी सुरेश राव ने उत्तराखंड स्तर पर समस्त विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। आयोजित बैठक में विकास अधिकारी अशोक कुमार यादव, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी विजयपाल, सहायक अभियंता विद्युत विभाग मुकेश चौहान सहित विभाग के अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारिणीगण यानी कि उपस्थित रहे। यहां पर आयोजित बैठक में शासन स्तर और जिला कलेक्टर श्री गंगा नहर से प्रदत्त निर्देशानुसार केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। तो देखिए, उत्तराखंड अधिकारी सुरेश राव जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई और इस बैठक में तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश भी दिया है। और आपको ये भी बताते चले कि सुरेश राव जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं इस बैठक में और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक दरअसल ये बैठक थी। हर हफ्ते ये बैठक होती है और इस बैठक में दरअसल तमाम बिंदुओं पर लेकर चर्चा की गई और जहां पर जो समस्याएं आ रही है उसको यहां पर जल्द से जल्द उसका निराकरण करने के लिए यहां पर निर्देश भी दिए गए कि जो समस्या है उसको जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।